हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टाइम हो गया है 6 PM। 6 PM पे आप लोगों का मेंस का क्लास अपलोड हो रहा है। आप लोग मेंस वाले क्लास को आप लोग अच्छे से देख रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि मैं मेंस कंटिन्यू करूं। आप लोगों का इस थंबनेल पे लिखा है कि 13 डेज में मेंस लिखना सीखें। ठीक है, तो जैसे ही 30 दिन होगा, मैं उस दिन आप लोगों से पूछूंगी क्या अब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप मेंस लिख सकते हैं। लेकिन 13 डेज से पहले मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है, और ये आज आप लोगों का डे कौन सा है? डे आप लोगों का 8 है। ठीक है, 8 क्यों है? शुरू तो मैंने बहुत दिन से किया है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, आप लोगों को मालूम है। फिर बीच बीच में अल्टरनेट होने लगा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम अभी मेंस ना कराएं, तो मैंने मेंस को तो कंटिन्यू रखा, बट अल्टरनेट हो गया। ठीक है, वीक में संडे को तो अपलोड ही नहीं होता 6 PM वाला क्लास। और जो भी क्लास हैं वो क्या है, अल्टरनेट होते हैं। कभी किसी दिन सीडी चला जाता है, किसी दिन मेंस का क्लास जाता है। ठीक है, तो आज भी मेंस का क्लास है, आज तीसरा दिन लगातार मेंस का क्लास है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लिया हमें पढ़ना क्या है। मैं आप लोगों का एक बार हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाओ, क्योंकि अक्टूबर में आप लोगों का पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। 10:14 पे यानी 10:40 पे भी आप लोगों का क्लास चल रहा है। वहां पे भी आकर के प्रीमियर में आंसर किया करें। बहुत से बच्चे आते हैं, लाइव क्लास करते हैं, देखते हैं क्या उनका रिस्पॉन्स है। आप लोग भी आकर के देखा करो कि बच्चों के बीच में आंसर कर रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। फिलहाल बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, 1 मिनट में और जरूर लेना चाहूंगी। जो लोग नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लें। क्यों सब्सक्राइब कर लें? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? 125 प्रश्न, शब्दों में सारे प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतु में अंतर क्या है? अंतर कैसे आप लिख पाओगे कि प्राकृतिक तंतु क्या है एवं कृत्रिम तंतु क्या है? इनके बारे में अगर आपको 125 शब्दों में लिखने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप लिख लोगे? शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक तंतु वे होते हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो नेचर से प्राप्त होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। ये पौधों, जानवरों तथा खनिज स्रोतों से मिलते हैं। पौधों से कौन कौन से मिलेंगे प्राकृतिक रूप से? तो आप कह रहे हो मैम हेम्प है, रेमी है, कोयार है, कॉटन है, कपास है, सिल्क है, ये सब क्या हो गए? अच्छा नहीं, सिल्क नहीं होगा क्योंकि वो पौधे से नहीं मिल रहा है। जानवरों से मिलने वाला क्या होगा? तो जानवर से एनिमल फाइबर 2 ही होते हैं। कौन कौन से एनिमल फाइबर होते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वुल हो गया एंड सिल्क हो गया। 2 क्या होते हैं? एनिमल्स फाइबर होते हैं, यानी जानवर तंतु होते हैं। 3rd नंबर पे है खनिज फाइबर, यानी खनिज स्रोत से क्या क्या मिलता है? तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एस्बेस्टस हो गया और ग्लास हो गया, फाइबर ग्लास जिनसे पर्दे वगैरह बनते हैं, कर्टन वगैरह बनाए जाते हैं। ये क्या हो गए? मिनरल सोर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्या है, क्या आप लोग ये प्री में नहीं आता है? तो प्री और मेंस हम लोग साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जो मैंने एक्स्ट्रा जो मैं बता देती हूँ वो प्री के पर्पज से होता है, और जो लिख करके मैं लाती हूँ वो मेंस के पर्पज से तो होता ही होता है। ठीक है, तो जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया आदि, इन तंतुओं की विशेषता यह है कि वे वायु संचार योग्य, आरामदायक, त्वचा के लिए सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल होते हैं। कौन? जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है। अब क्या है? कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर। ये क्या होते हैं? रासायनिक प्रक्रिया से यानी केमिकल प्रोसेस द्वारा कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतुओं या रसायनों से संशोधित करके बनाया जाता है, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया आदि। ये तंतु अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सस्ते तथा शिकन रहित होते हैं। शिकन रहित मतलब इन कपड़ों में जैसे कॉटन हो गया, लेलिन हो गया, जूट हो गया, जो भी चीजें हो गई उनमें क्या है, शिकन बहुत जल्दी पड़ता है। आप लोग कोई भी कॉटन कपड़ा हो धुल करके मोड़ करके रख दो, बिना प्रेस किए आप पहन नहीं सकते हो। लेकिन जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, जो नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, इनके कपड़े क्या होते? इजी एंड वेयर होता है। वॉश इजी एंड वेयर होता है, यानी आसानी से धुल लो और पहनने योग्य
हो जाता है, तुरंत धुल करके तुरंत आप पहन सकते हो, उसे प्रेस की जरूरत नहीं होती है। किन पे नहीं होती है? तो आर्टिफिशियल फाइबर पे प्रेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। किंतु अधिक गर्मी में असुविधाजनक तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों हो गए? क्योंकि पर्यावरण में अगर नायलॉन वगैरह के कपड़े अगर मिट्टी में आप दबा दो तो वो जल्दी नहीं डिसॉल्व होते हैं, लेकिन कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे जो भी वेजिटेबल फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं? प्रकृति से फ्रेंडली नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं? मिट्टी में क्या होते? थोड़े समय बाद सड़गल करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, और जो भी कृत्रिम फाइबर होता है उसे गर्मी में पहनने में प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, लेकिन ठंडी के मौसम में वो कपड़े क्या होते हैं? ठीक होते हैं। अतः प्राकृतिक एवं प्राकृतिक तंतु पर्यावरणीय दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु उपयोगिता और टिकाऊपन की दृष्टि से अधिक लाभकारी माने जाते हैं, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन? अब आप लोग अपने अंदर से बताना कि अब अगर मैम इस प्रश्न को पूछ लिया जाए तो पूरा तो नहीं, 10 पूरा कितने नंबर का? 10 नंबर का तो नहीं, लेकिन हम लोग हाँ ठीक ठाक 3, 4, 5 नंबर तक हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। कोशिश करोगे तो आप 7 से 8 नंबर तक भी ला सकते हो। मेंस में ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ना आपके स्कूल का एग्जाम है कि 10 में 10 मिलेगा। 10 में अगर 5 नंबर मिल रहा, 6 नंबर मिल रहा है तो ये समझ लेना कि बहुत ज्यादा आप एफर्ट करोगे तब ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। मेंस में क्या होता है, अगर 200 नंबर का मेंस है, ठीक है, 200 नंबर का मेंस है और आप 110 नंबर ले आ रहे हो, 115 नंबर ले आ रहे हो, उतने में आप मेरिट में आ जाओगे। हर मेंस के एग्जाम का ये होता है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ यारो बीओ का हो, कहाँ जहां कहीं भी मेंस आता है तो 50 प्लस आप सही करते हो, उतने में आप मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। ये प्री नहीं है, मेंस में नंबर बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आपको मैं बताती रहती हूँ। अब क्या है प्रश्न? प्रश्न है लिनेन तंतु की रासायनिक विशेषता बताओ। लिनेन फाइबर है, उनके रासायनिक यानी केमिकल विशेषताएं क्या होंगी? लिनेन तंतु पौधे के तने यानी फ्लैक्स से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक सेलुलोजिक तंतु है। इसकी मुख्य रासायनिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संरचना इसकी कैसी है? नंबर 1 पे हम लोग संरचना लिखेंगे तो लिनेन तंतु का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज का होता है, जिसमें लगभग 70 से 80% सेलुलोज तथा थोड़ी मात्रा में पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और वैक्स पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? तो लिनेन में पाए जाते हैं, ठीक। अब क्या है, क्षारों के प्रति प्रतिक्रिया यानी अल्कलाई के प्रति इसका क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो लिनेन तंतु यानी लिनेन फाइबर क्षारों यानी अल्कलाई के प्रति बहुत सहनशील होता है। क्षारों से धोने पर इसकी मजबूती को कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ेगा? कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 3 है अम्लों के प्रति प्रतिक्रिया। अम्लों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? यह तंतु अम्लों यानी एसिड्स से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। विशेषकर मजबूत अम्लों के संपर्क में आने पर इसके रेशे टूटने लगते हैं। मजबूत अम्ल क्या हो गया? जैसे तेजाब हो गया, सिरका हो गया। अगर आपका कोई भी कॉटन का कपड़ा है, लिनन का कपड़ा है, उस पे आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार उस पे नींबू निचोड़ते रहो, फिर जब आप धुलने लगोगे वहां से जहां तक नींबू का रस होगा गिरा होगा, रोज रोज 2-3 दिन जो भी आप गिराए होंगे, उसके बाद वहां से कपड़ा आपका फटकर अलग होने लगेगा। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जितने भी वेजिटेबल फाइबर होते हैं उनके लिए अम्ल बैड होते हैं और क्षार क्या होते हैं? गुड होते हैं। और जितने भी प्रोटीन फाइबर होते हैं, प्रोटीन फाइबर कौन कौन से होते हैं? जैसे बुल हो गया एंड सिल्क हो गया, इनके लिए क्या बेस्ट होता है? तो इनके लिए क्षार यानी अल्कलाई बेस्ट होता है। और उनके लिए अम्ल क्या हो उनके लिए अम्ल क्या होगा? उनके लिए अम्ल बेस्ट होगा। और जो वेजिटेबल फाइबर होते हैं उनके लिए क्षार यानी अल्कलाई बेस्ट होता है, ठीक है। अंतर को समझ करके रखिएगा। मैंने कंफ्यूज कर दिया, मेरे कंफ्यूजन को आप बिल्कुल भी दूर कर देना। आप लोग एक बार फिर से सुन लो। अम्ल जो भी होता है, अम्ल फाइबर किसके लिए बेस्ट होगा? तो प्रोटीन फाइबर के लिए अम्ल बेस्ट होता है। और जितने भी वेजिटेबल फाइबर होते हैं यानी वानस्पतिक तंतु होते हैं उनके लिए क्या बेस्ट होगा? तो उनके लिए क्षार यानी अल्कलाई बेस्ट होता है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। ब्लीच एवं रंगाई क्षमता।
लीलेन ब्लीचिंग प्रक्रिया को सहन करता है तथा आसानी से रंगों को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसमें अच्छे रंग एवं प्रिंटिंग संभव होती है। ठीक, इस प्रकार लीलन तंतु रासायनिक दृष्टि से क्षाररोधी, अम्ल संवेदनशील एवं रंगाई योग्य होता है। ठीक, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाँ आप लोगों को ये तो मैंने बताया नहीं कि ये किस बुक से क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के क्लास 9th की बुक से क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। किस बुक से? क्लास 9th की बुक से मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, संवातन का मानव जीवन में महत्व बताएं। 125 शब्द में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? संवातन यानी वेंटिलेशन। क्या होगा? यानी वेंटिलेशन। तो क्या है? संवातन का अर्थ है किसी स्थान में शुद्ध वायु का आवागमन। मानव जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। क्या? वेंटिलेशन, क्योंकि शुद्ध वायु स्वास्थ्य की मूल आवश्यकता है। उचित संवातन से कमरे या भवन के भीतर से दूषित वायु, धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दुर्गंध बाहर निकल जाते हैं और ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर आती है। आप लोग देखते हो जब भी घर बनता है तो छत के थोड़े से नीचे 1 हाथ या 1-2 बित्ते नीचे क्या बना होता है? रोशनदान बना होता है। क्यों उतना ऊपर बनाया जाता है? खिड़की और दरवाजे क्यों नीचे बनाए जाते हैं? इसीलिए क्या होता है? क्योंकि वेंटिलेशन का प्रोसेस हो सके, इसीलिए ये चीजें बनाई जाती हैं। वेंटिलेशन में होता क्या है? जो अशुद्ध हवा होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है। जैसे ही ऊपर उठेगी तुरंत ठंडी हवा दरवाजे और खिड़की के माध्यम से आकर के स्थान को घेर लेती है। गर्म हवा जब ऊपर उठ जाती है उसका स्थान खाली होता है। तुरंत नीचे से आकर के ठंडी हवा जो ऑक्सीजन युक्त होती है वो भारी होती है, तुरंत आकर के उसका स्थान घेर लेती है और जो गर्म हवा ऊपर उठा वो रोशनदान के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यही क्या होता है? वेंटिलेशन प्रोसेस होता है, यानी संवातन प्रक्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप बताओगे? इससे क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर आती है, इससे श्वसन क्रिया सुचारू रहती है तथा थकान, सिर दर्द और श्वसन संबंधी रोगों से बचाव होता है। संवातन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ठीक है, क्योंकि स्वच्छ वायु एकाग्रता, ताजगी और कार्य क्षमता बढ़ाती है। ठीक, यह संक्रामक रोगों जैसे क्षय रोग हो गया, फ्लू हो गया आदि के प्रसार को रोकने में सहायक है। अतः विद्यालय, अस्पताल, कारखानों तथा घरों में उचित संवातन मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य है। ठीक, अब वेंटिलेशन के बारे में आप लिख लोगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग, मैं जो भी पढ़ा दे रही हूँ इसके बाद आप लोग घर पे प्रैक्टिस सेम यही प्रश्न लिख करके और आप लोग अपने से लिखने की कोशिश करना, फिर वीडियो में आप लोग मैच कराना। क्या मैं जो आंसर लिख करके लाई हूँ आप ऐसा लिख पा रहे हो? मुझे लग रहा है कि आज 7वां-8वां दिन हो गया है। अब आप लोग कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत जरूर लिखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस जरूर किया करें। अब आप बता दो, जन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, यानी पब्लिक हेल्थ क्या होती है? जन स्वास्थ्य से अभिप्राय है ऐसी सामूहिक व्यवस्था जिसके माध्यम से समाज या समुदाय के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा, संवर्धन तथा रोगों की रोकथाम की जाती है। इसका उद्देश्य केवल बीमारियों का उपचार करना ही नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ बनाए रखना है। ठीक, जन स्वास्थ्य में स्वच्छ पेयजल यानी पीने का पानी जो साफ हो, पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता व्यवस्था, कचरा निस्तारण, उचित संवातन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा और रोग निवारण उपाय शामिल हैं। यानी पब्लिक हेल्थ में जो जन स्वास्थ्य कहा जा रहा है, तो जन स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आएंगी ये नीचे लिस्ट में दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या ये प्री के एग्जाम के पर्पज से नहीं रिलेवेंट है? तो बिल्कुल है। आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करके तैयारी कर सकते हो। मैं कहीं भी आपको इधर से उधर नहीं भटकाती हूँ। जो चीजें एग्जाम में आने वाला होता है मैं वही कराती हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और रोग निवारण उपाय शामिल होते हैं। यह सरकार, स्वास्थ्य संस्थाओं और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। सही जन स्वास्थ्य व्यवस्था में से समाज में कार्य क्षमता बढ़ती है, मृत्यु दर घटती है और लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा उठता है।
इस प्रकार जन स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का मूल आधार होता है। ठीक है, इस तरीके से नीचे क्या है, समराइज कर दिया जाता है। नीचे 2 लाइन करके समराइज करने से उसका निष्कर्ष निकल जाता है, कंक्लूजन निकल जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यही आपका लास्ट है क्या? अभी तो 3 क्वेश्चन है, चलो इन 3 क्वेश्चन को भी मैं खत्म ही कर दूंगी। क्या है? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग कहते हैं, से एवं उससे बचाव के उपाय बताओ। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए 125 शब्दों में लिखने के लिए, तो क्या हम लोग लिख पाएंगे? यही चीज तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। तपेदिक, जिन्हें हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। आप ये जान लो, ये बैक्टीरिया से होता है। अगर ये चीज आप मेंशन करोगे तो ये मेंशन आप करोगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आप जानते हो कि वायरस से कौन से रोग होते हैं और बैक्टीरिया जनित कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर मेंशन करना होगा। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, परंतु शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डी यानी बोन्स हो गए, गुर्दा यानी किडनी हो गया, मस्तिष्क यानी ब्रेन हो गया आदि को भी प्रभावित कर सकता है। यह रोग खांसी, छींक तथा थूक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक, इसकी प्रमुख लक्षण लगातार खांसी आना, खून वाली खांसी, सीने में दर्द होना, वजन घटना, रात को पसीना आना और बुखार, ये सब क्या हैं? इसके लक्षण हैं। ठीक है, बचाव के उपाय क्या? अब इतने में देख लो, इसका रीजन बता दिया, किस बैक्टीरिया से होगा, किस अंग को प्रभावित करेगा, लक्षण क्या है, देन उपचार क्या है। 125 शब्दों में अपनी मर्यादा में रह करके सारी बातें लिख पाना, यही तो मेंस लिखने की कला होती है। ऐसा तो नहीं कि आप इधर उधर भटक जा रहे हो, मेन चीज नहीं लिख पा रहे हो। तो यही आपको मैं सिखाने लाई हूँ और आई थिंक आपको इससे बहुत ही बेनिफिट हो रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भले ही कमेंट नहीं करते हो, लेकिन वीडियो के व्यूज से ये लगता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो क्या है, रिलेवेंट है, आप लोग इसे पसंद कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देते तो इससे मैं भी मोटिवेट हो जाती कि चलो मैं जो चीजें कंटेंट ला रही हूँ ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है, आप लोग पसंद कर रहे हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कहना मेरा काम है, ना करना आपका काम है, या करना आपका काम, आप अपना करें, मैं अपना करूंगी। ठीक है, बचाव के उपाय क्या है? बचपन में बीसीजी का टीका लगवाना, रोगी को अलग थूकदान का उपयोग कराना और थूक को ढककर नष्ट करना, भीड़ भाड़ से बचना और घर में उचित संवातन रखना। संवातन बहुत ही जरूरी होता है। आप दरवाजा को खोले रखो, बंद किए रखो तो खिड़की को खोले रखो, अगर खिड़की खुली है तो दरवाजा को बंद रखो। ये सारी चीजें दोनों नहीं बंद करके रखना चाहिए और खास करके रात में खिड़की खोल कर ही सोना चाहिए। दरवाजा बंद कर दो लेकिन खिड़कियों विंडो को खोल कर ही सोना चाहिए। ठीक है, पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता बनाए रखना। इस प्रकार जागरूकता और समय पर उपचार से तपेदिक से बचाव संभव है। पहले टीबी से लोग मर जाते थे टीबी होने पे, लेकिन आज टीबी का क्या है, प्रॉपर इलाज है। बट ये है कि कोर्स भर आपको दवा करानी पड़ती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, मैं कंप्लीट कराऊंगी। क्या भरपेट भोजन को संतुलित भोजन कहा जा सकता है? क्या, कितना बढ़िया प्रश्न लेकर मैं आई हूँ ना। अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले तो क्या आप लिख लोगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या भरपेट भोजन को मैं संतुलित भोजन कह सकती हूँ? तो आप कह रहे हो कि मैम अभी मैं बता रही हूँ, भरपेट भोजन को संतुलित भोजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल पेट भरना स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। संतुलित भोजन वह है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वो कौन से पोषक तत्व हैं जो आवश्यक हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया तथा पर्याप्त जल संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। आप जब भी पौष्टिक तत्व या पोषक तत्व लिखोगे उसमें विटामिन, खनिज लवण और जल को जरूर शामिल करोगे। मैं हमेशा बताती हूँ ये भी हेल्थ के लिए गुड होते हैं, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बट ये हमारे हेल्थ में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। अगर जल ना हो तो हमारे शरीर से जो भी विषैला पदार्थ है वो बाहर नहीं निकलेगा। जो हमारे खनिज है, मिनरल्स हैं, ये क्या है, फाइबर है, रेशे हैं, ये ना हो तो हमारे कॉन्स्टिपेशन का समस्या बनी रहे। ठीक है, हमारे शरीर के मुक्त मूलक नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है,
कहा गया भरपेट भोजन से में यदि केवल एक ही प्रकार का आहार लिया गया हो तो उसमें अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति केवल चावल या आलू खाकर पेट भर लेता है तो उसे ऊर्जा तो मिलेगी परंतु प्रोटीन, विटामिन और खनिज की मात्रा रह जाती है, ठीक है, या रह जाएगी। इस प्रकार भरपेट भोजन केवल तृप्ति देता है जबकि संतुलित भोजन शरीर की वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कार्य क्षमता प्रदान करता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। कितना बढ़िया शब्दों में लिखा गया है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही अभी आप लोग प्री का एग्जाम हो जाने दो, फिर मैं मेंस लिखवाऊंगी, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवाऊंगी, आप लोगों से लिख करके मैं फोटो मांगूंगी और फिर मैं चेक कर करके आप लोग का फिर मैं उसी पे आप लोग को दोबारा दिखाऊंगी कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहे, भरोसे के साथ बने रहो। मैं सारी चीजें आप लोग को फ्री में कराऊंगी। मुझे एक पैसा नहीं आपसे चाहिए, बस केवल बदले में एक कमेंट कर दो, लाइक कर दो और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाओ। बस इतनी ही मेरी फीस है, बाकी मुझसे कुछ नहीं आप लोगों को, मुझे आप लोगों से चाहिए कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। आंसर करो। गेहूं में प्रमुख रूप से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? उत्तर क्या लिखोगे आप? गेहूं मानव आहार का एक महत्वपूर्ण अनाज है। क्यों महत्वपूर्ण? तो है। गेहूं चावल क्या है? गेहूं चावल के अलावा बाकी चीजें सब ठीक है, लेकिन गेहूं चावल मेन है, मुख्य है, जिसमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गेहूं में प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जिसका मुख्य अंश ग्लूटेन होता है। हम लोग पढ़ते हैं ग्लूटेन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो गेहूं में। ग्लूटेन डाइट किसको वर्जित है? तो सीलियक रोगी को नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब प्री के एग्जाम से रिलेवेंट है, ठीक है। इनमें थोड़ी मात्रा में वसा भी पाई जाती है। गेहूं के दानों के विभिन्न विटामिन जैसे विटामिन बी समूह हो गया, थायमीन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया तथा विटामिन ई पाया जाता है। आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि गेहूं के अंकुर में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। खनिज लवणों में लौह, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम प्रमुख है। गेहूं का चोकर रेशा यानी जिसे हम फाइबर कहते हैं से भरपूर होता है। इसीलिए कहते हैं रोटी बनाने से पहले हमें आटा को छानना नहीं चाहिए। अगर हम आटे को छान दे रहे हैं तो हमारे शरीर में जो रेशा है, फाइबर है, वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख लो, गेहूं का चोकर रेशा से भरपूर होता है जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है। ठंडी आती है, ठंडी में लोग मोटे फाइबर खाने लगते हैं। मोटे अनाज जैसे मक्का गेहूं में मिला लेते हैं, चना मिला लेते हैं, थोड़ा सा जौ मिला लेते हैं। मेरे यहाँ ऐसे पिसाया जाता है गेहूं, ठीक है। कब? जब ठंडी शुरू होता है तब पूरे ठंडी भर हम लोग ऐसे ही खाते हैं। मेरी मम्मी गेहूं में चना और जौ थोड़ा सा और मक्का ये सब मिला करके हमेशा गेहूं मेरे यहाँ पिसवाया जाता है, ठीक है। क्या है? जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है। अतः गेहूं संतुलित आहार का एक आवश्यक भाग है जो ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ। कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करो। इससे मुझे क्या होता है, मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे आप लोगों के लिए कुछ और करने के लिए, एक्स्ट्रा करने के लिए मेरे पास एनर्जी मिलती है कि चलो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है। फिलहाल चलो खैर कोई बात नहीं, आपको ना करना है ना करो। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।